टाइम था 15 मार्च 2025 का और जगह थी राजस्थान का जयपुर। जब शाम को धन्ना लाल कहीं अपने घर से बाहर निकलकर चले जाते हैं, लेकिन शाम हो चुकी थी। उसके बाद रात हो चुकी थी, लेकिन धन्ना लाल वापिस अपने घर पर आता ही नहीं। उसके बाद एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत चुके थे, 17 तारीख का अब टाइम आ चुका था। और इस बात को लेकर धन्ना लाल की पत्नी गोपाली देवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि पता नहीं उसके पति कहां पर चले गए। आज से पहले वो इस तरीके से गायब नहीं हुए। जब भी वो कहीं पर जाया करते थे तो गोपाली देवी को बताकर जाया करते थे कि वो इन इन कामों से इस जगह पर जा रहे हैं और उन्हें वापस आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन 15 तारीख की शाम से ही वो निकल कर तो चले गए थे, लेकिन वापस अभी तक नहीं आए थे। तो उन्होंने अपने भतीजे देवीलाल को ये सारी की सारी बातें बताई। देवीलाल पुलिस ऑफिसर्स के पास पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है और वहां पर जाकर सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगता है कि जनाब, मेरे चाचा जी कुछ इस तरीके से 15 तारीख को शाम के करीबन 4 साढ़े 4 बजे अपने घर से निकल कर गए थे। उसके बाद वो पता नहीं कहां पर चले गए। हम लोग पिछले 2 दिनों से लगातार उनकी घर पर वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। हमने काफी बार उनके पास कॉल भी करने की कोशिश की है। पहले तो उनके मोबाइल पर रिंग तो जा रही थी, लेकिन बाद में तो पूरे तरीके से वो बंद हो जाता है। और इस टाइम उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके चाचा कहां पर चले गए हैं। और इस बात से उनकी पत्नी गोपाली देवी बहुत ज्यादा परेशान है। इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे केस में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे, जिसके चलते वो इस केस को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि जरूर वो बंदा कहीं ना कहीं पर नाराज होकर अपनी पत्नी से चला गया होगा। सबसे पहले हम लोग इस केस को सोल्व कर लें, जो कि कल ही हमारे पास आया है। दरअसल 16 तारीख की जब दोपहर को 1:30 बजे का टाइम हो चुका था, तो वहीं के गांव नेटवा के पास जो भैरव जी मंदिर है, उसके बिल्कुल नजदीक ही एक सुनसान सी जगह पर पुलिस ऑफिसर्स को एक डेड बॉडी मिली थी। और अब पुलिस ऑफिसर्स इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल से जान लेने के लिए इसकी फोटो अखबार में भी छपवा दी थी। तो पुलिस ऑफिसर्स पहले तो उस केस के ऊपर काम कर रहे थे, और जब ये बंदा बार बार पुलिस के सामने रिक्वेस्ट करता है कि जनाब जल्द से जल्द में एक बार मेरे चाचा जी को ढूंढ दीजिए, आप उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए, कि इसी टाइम एक ऑफिसर अपने सीनियर अधिकारी को ये बात कहता है कि जनाब हमें कल ही एक डेड बॉडी मिली थी, इसके चाचा लगभग 2-3 दिनों से गायब हैं, तो क्यों न एक बार उस डेड बॉडी को इसे दिखा दिया जाए। हो सकता है वो डेड बॉडी किसी और की नहीं जबकि इसके चाचा की ही हो। तो देवीलाल को उस बॉडी के पास ले जाया जाता है, जो कि अधजली हालत में नेवटा गांव के पास से मिली थी। और वहां पर जाने के बाद देवीलाल दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता है। और पुलिस इस बात को लेकर अब कंफर्म हो चुकी थी कि इसे इसका चाचा मिल चुका है, और हम लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि ये जो डेड बॉडी हमें मिली थी ये किसकी है। तो वो लोग देवीलाल से ही पूछताछ करनी शुरू करते हैं। देवीलाल अपने परिवार के बारे में, अपने चाचा के बारे में सारी ही चीजें पुलिस वालों को बताने लगता है। और दूसरी तरफ उसने अपनी चाची गोपाली देवी को भी इस बारे में बता दिया था कि उसके चाचा ने तो अपनी जान गंवा दी है। पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि आखिरी टाइम में उन्हें उनकी बॉडी कुछ ऐसी हालत में मिली थी। तो गोपाली देवी अपने चारों ही बच्चों के साथ वहीं पर जा पहुंचती है पुलिस ऑफिसर्स के सामने, और जाकर वहां पर रोना शुरू कर देती है कि जनाब इसकी फैमिली में तकरीबन 3 लड़कियां हैं, एक इनका लड़का है। एक लड़की की तो इस टाइम शादी कर दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी 3 बच्चे इसी के साथ रहते हैं। जो इसके पति हैं धन्ना लाल, वो सब्जी बेचकर इनके परिवार का गुजारा किया करते थे, लेकिन इस टाइम के तो हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि इस महिला ने अपने पति को गंवा दिया है, और दूसरी तरफ अब इनके घर पर कोई कमाने वाला भी नहीं बचा है। तो पुलिस उसे थोड़ी धावस देने लगती है कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आपके पति के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, और हम लोग आपको न्याय दिलवा कर रहेंगे। तो पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं, और जहां पर कि ये धन्नालाल रहा करता था और जहां पर कि अब इसकी बॉडी मिली थी, इन सारी ही जगहों के रास्ते में जितनी भी सीसीटीवी वीडियो लगी हुई थी उन सभी को वो लोग चेक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ गोपाली देवी से भी पूछताछ करने लगते हैं कि क्या आपके पति की किसी के साथ कोई रंजिश चल रही थी, जिसके चलते हो सकता है उनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई होगी, और बाद में अपनी रंजिश निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने इसे मार डाला होगा। तो गोपाली देवी इस बात से इनकार कर देती है कि मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं, और जहां तक कि उसे पता है इसकी तो किसी के साथ लड़ाई भी नहीं थी।
थी। तो पुलिस इसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। अगले लगभग 1-2 दिनों तक जब वहां पर लगे हुए सारे ही सीसीटीवी कैमरों को चेक कर लिया गया था तो कोई भी अजीबोगरीब चीज उन लोगों के सामने नहीं आती है। लेकिन एक वीडियो ये ऐसी जरूर सामने आती है जिसमें कि एक बंदा अपनी पत्नी के साथ बीच बोरे में लेकर कुछ ना कुछ घूम रहा था। ये लोग यहाँ पर काफी देर तक घूमते रहते हैं। शाम को करीबन 5 बजे ये लोग अपने घर से निकले थे, जैसा कि आखिरी टाइम में इन्हें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होते हुए देखा गया था। तो ये लोग यहाँ पर बेवजह ही घूम रहे थे। पहले तो पुलिस का ये अंदाजा था कि जरूर ये लोग यहाँ पर पहली पहली बार आए होंगे, कुछ ना कुछ अपना सामान ठीक करवाने के लिए आए होंगे। जैसे कि बाइक के पीछे बैठकर इस आदमी की पत्नी ने वो सामान पकड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग एक ही जगह पर काफी देर तक घूमते रहते हैं। काफी आराम से ये लोग अपनी बाइक चला रहे थे। तो जब पुलिस के हाथ कोई भी अजीब चीज नहीं लगती है तो वो लोग उस बाइक का नंबर निकालकर उसके मालिक के पास जा पहुंचते हैं, जिसका कि नाम दीनदयाल था। ये यहीं पर पास में ही काम किया करता था। इसकी खुद की अपनी दुकान थी जिसका नाम श्याम फैशन था। तो वो लोग अता पता निकालकर दीनदयाल के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि हाँ भाई, तू 15 तारीख को इस तरीके से यहाँ आसपास में अपनी बाइक पर काफी देर तक घूमता रहा था। तो आखिरकार तू किस लिए घूम रहा था? तेरे पीछे जो महिला बैठी थी वो कौन थी? और इसके अलावा जो बीच में तुम लोगों ने सामान रख रखा था उसके अंदर क्या था? अभी तक पुलिस को इसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था। पुलिस के हाथ तो कोई भी एविडेंस नहीं लग रहा था, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स इससे पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं कि हो सकता है इसी बंदे के अंदर गड़बड़ हो। तो वो लोग जब दीनदयाल से पूछताछ करनी शुरू करते हैं तो दीनदयाल पहले तो बातों को यूं ही घुमाने की कोशिश करता है। बताता है कि जनाब कुछ एक सामान हम लोगों का था, हमें इसे कहीं पर पहुंचाना था। तो पुलिस अब और ज्यादा उससे सवाल करने लगती है कि तुम्हें अगर उसे कहीं पहुंचाना था तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पर टाइम पास करते हुए क्यों घूम रहे थे? कभी तो तुम कहीं पर जा रहे थे, कभी तुम कहीं पर जा रहे थे। और जो तुम्हारे पीछे ये लड़की बैठी हुई है ये कौन है? क्योंकि उस टाइम उसका मुंह ढका हुआ था। और उसके बाद जब दीनदयाल के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो उसने कहा कि जनाब इसका नाम गोपाली देवी है। और गोपाली देवी का नाम सुनते ही पुलिस वालों को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि इस महिला का तो नाम हम लोगों ने पहले भी कहीं सुना है। तो वो लोग दीनदयाल से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारी इस गोपाली देवी से मिलना चाहते हैं, ये रहती कहाँ पर है, इसके बारे में हमें बताओ। तो दीनदयाल गोपाली देवी का पूरा पता उन्हें बता देते हैं। और जब पुलिस वाले गोपाली देवी के घर पर पहुंचते हैं तो वो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये गोपाली देवी तो धन्नालाल की पत्नी है, जो कि 2-3 दिन पहले ही हमारे पुलिस स्टेशन में आई हुई थी। और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी कि उसके पति ने अपनी जान गंवा दी है, अब उनका लालन पालन कौन करेगा। तो अब पुलिस को गोपाली देवी और दीनदयाल के ऊपर ही शक होने लगता है कि एक का तो पति गुम हो चुका है, दूसरा बंदा अपने झोले में उठाकर पता नहीं क्या कुछ घूम रहा था। तो वो लोग इन दोनों को ही अलग अलग बैठा कर इनसे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। और कुछ एक देर की पूछताछ के बाद दीनदयाल तो पहले कुछ नहीं बोलता है, लेकिन गोपाली देवी टूट जाती है। और उसके बाद उसने ये बात बताई कि जो ये आप लोगों ने सीसीटीवी वीडियो देखी है जिसमें कि दीनदयाल बाइक चला रहा है, वो पीछे बैठी हुई है, इन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का कट्टा रखा हुआ है, इसके अंदर कोई और नहीं जबकि धन्नालाल ही है। पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो उन लोगों के दिमाग में काफी सारे और भी सवाल आने लगते हैं। और वो सारे ही सवाल अब गोपाली देवी से पूछने लगते हैं। और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। गोपाली देवी ये बात बताती है कि इस टाइम धन्नालाल से उसको 4 बच्चे हो चुके थे, उनकी जिंदगी बड़े ही अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसकी मुलाकात दीनदयाल से हो जाती है। ये दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं। प्यार में अब ये हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, जिसके चलते ये एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। ये बार बार इससे मिलने के लिए आई रहा करती थी। धन्नालाल को इसने ये बताया था कि वो एक फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ धन्नालाल को इसके ऊपर शक भी होने लगता है, क्योंकि हर रोज जब भी ये दीनदयाल की दुकान पर यहाँ पर काम करने के लिए आया करती थी, क्योंकि वो किसी फैक्ट्री में नहीं जबकि दीनदयाल के यहाँ पर
पर दुकान पर काम किया करती थी। तो यहाँ पर आने से पहले वो काफी ज्यादा मेकअप किया करती थी, अच्छे से सज धज कर वो यहाँ पर आया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ धन्नालाल के दिमाग में ये बात आती है कि ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जहां पर कि उसकी पत्नी इतना ज्यादा सज संवर कर काम करने के लिए जाती है, और आखिरकार इसे सजने और संवरने की जरूरत क्या है। तो इसी तरीके से वो बार बार इससे पूछा तो करता था, लेकिन ये किसी न किसी तरीके का बहाना लगाकर बात को टाल दिया करती थी। और उसके बाद टाइम आता है 15 मार्च 2025 का, जब धन्नालाल अपने काम के लिए निकल रहा था। लेकिन उस दिन दोबारा से उसने यही चीज देखी कि गोपाली देवी तो अब फिर से सजना और संवरना शुरू कर चुकी है। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि एक दिन की तो उसकी छुट्टी लगेगी ही दुकान की, हो सकता है वो थोड़ा लेट पहुंचे, क्योंकि ये दोनों के दोनों उस टाइम दोपहर में घर पर खाना खाने के लिए आए हुए थे। तो सबसे पहले तो गोपाली देवी अपने काम पर निकल जाती है, उसके पीछे पीछे धन्नालाल भी जाने लगता है। इस टाइम धन्नालाल गोपाली देवी का पीछा कर रहा था, और कुछ एक देर उसका पीछा कर लेने के बाद धन्नालाल ने देखा कि गोपाली देवी तो श्याम फैशन नाम की एक ये दुकान है, इसके अंदर जा घुसी है, और काफी देर इसे हो चुकी है, ये इससे बाहर भी नहीं आ रही है। उसके बाद वो उस दुकान के अंदर चला जाता है, और वहां पर उस टाइम कोई भी कस्टमर नहीं आया हुआ था, और ये दोनों के दोनों दीनदयाल और गोपाली देवी एक दूसरे के बाहों में हाथ रखकर दुकान में बैठे हुए थे। काफी ज्यादा रोमांटिक अच्छी अच्छी बातें ये लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही धन्नालाल वहां पर पहुंचता है तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखकर वो काफी ज्यादा सहम जाता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। धन्नालाल अपनी पत्नी गोपाली देवी से साफ साफ ये बात बोल देता है कि उसे पहले से ही इसके ऊपर शक था, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी कभी गलती कर देगी, क्योंकि उसकी एक बेटी की शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे इस टाइम उसके घर पर हैं, उसका पति हर रोज उसके लिए कमाने के लिए जाता है, लेकिन ये पीछे से कुछ ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है। तो इस बात को लेकर दीनदयाल अब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। उसकी पत्नी तो उसकी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो गोपाली देवी के साथ वहीं पर लड़ाई करना शुरू कर देता है। वो चिल्ला चिल्ला कर उसे गालियां दे रहा था, उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था, और दीनदयाल भी उसे संभालने की कोशिश करता है कि भाई तू इस टाइम एक दुकान के अंदर खड़ा हुआ है, यहाँ पर तू हमारी बेइज्जती मत कर। अगर इसी तरीके से तू बोलता रहेगा, चुप अगर तू नहीं होगा, तो आसपास में जितनी भी दुकान वाले हैं वो लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे। तो गोपाली देवी और दीनदयाल इसे शांत करवाते हुए छत पर लेकर जाते हैं, क्योंकि इस टाइम दीनदयाल का घर यहाँ पर इस दुकान के जस्ट ऊपर ही बना हुआ था। वो दोनों ही धन्नालाल को जैसे तैसे कर बातों में उलझा कर छत पर लेकर चले जाते हैं कि हम लोग वहां पर जाकर आराम से बैठकर बातें करेंगे, जो कुछ भी तुम हमें कहना चाहते हो वहां पर तुम कहते रहना। और उनकी इन बातों में धन्नालाल आ भी जाता है, वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते ही वो लोग सबसे पहले तो इसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टाइम धन्नालाल हद से ज्यादा गुस्से में था, तो वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता है, लगातार वो चिल्लाता ही जा रहा था। लेकिन इस टाइम वो लोग छत के ऊपर आ चुके थे, यहाँ पर इनकी आवाज कोई भी सुन नहीं रहा था। तो दीनदयाल ने वहीं पर साइड में रखे हुए एक सरिये को उठाया और उससे धन्नालाल के सिर पर हमला कर दिया। जैसे ही उसके सिर पर ये चोट लगती है तो धन्नालाल वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। इस टाइम इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ बेहोश हुआ था। तो उसके बाद गोपाली देवी दीनदयाल से ये बात कहती है कि अगर अब ये जिंदा बच जाता है तो ये बाद में बाहर जाकर तुम्हारी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगा, दूसरी तरफ मेरी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है, और हम लोग आगे से कभी मिल भी नहीं पाएंगे, तो हमें इसे यहीं पर ठिकाने लगाना होगा। दीनदयाल इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वहीं पर अपने घर से एक रस्सी वो उठा लाता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर उसके गले पर वो रस्सी रखकर उसका दम घोट देते हैं। अब इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो सबसे पहले तो दीनदयाल अपनी दुकान में नीचे जाता है, वहां पर जो कपड़ों से भरा हुआ बोरा आता है वो बोरा उठाकर लेकर आता है सफेद कलर का। उसके अंदर धन्नालाल को रखकर वो लोग अपनी बाइक पर उसे बैठाकर उसे यूं ही घूमने
लगते हैं। उनके दिमाग में अब ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि अब ये लोग इसकी डेड बॉडी का करें तो क्या करें, और यही कारण था कि एक सुनसान सी जगह ढूंढने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भटक रहे थे। इसी टाइम ये सारी की सारी चीजें सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। अब वो लोग शाम होने का भी थोड़ा थोड़ा वेट करने लगे थे कि जैसे ही अंधेरा होगा तो उसके बाद इसे अच्छे से ठिकाने लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ उन लोगों ने काफी सारे पेट्रोल का भी इस टाइम तक जुगाड़ कर लिया था, और उसके बाद नेटवा गांव के पास मौजूद भैरव जी मंदिर के काफी ज्यादा नजदीक, जहां पर कि कोई भी नहीं आया करता था, सिर्फ और सिर्फ एक वो सुनसान सा रोड था, रात के टाइम तो वहां से कोई भी नहीं गुजरा करता था। वो लोग उसे वहां पर ले जाते हैं, साइड में एक खेत में डालकर उसके ऊपर काफी सारा पेट्रोल डालकर उसके अंदर आग लगा देते हैं। उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर ये आग जलते हुए इसके पास ही खड़े होंगे तो हो सकता है गांव वाले इन लोगों के पास आ जाएं, उसके बाद पूछना शुरू कर दें कि वो यहाँ पर क्या जला रहे हैं, तो उसके अंदर आग लगाकर वो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वो वहां से भाग तो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगला दिन आ चुका था, अगले दिन की दोपहर आ चुकी थी, और उसके बाद एक ऐसी गाड़ी वहां पर आकर रुकती है जिसमें कि पैसेंजर पिछले काफी देर से लगातार चलते आ रहे थे। अब वो गाड़ी चला चला कर बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो उनमें से कुछ एक लोगों का ये कहना था कि उसे टॉयलेट वगैरह करने के लिए जाना है, तो वो लोग गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा लें, और वो लोग बिल्कुल उसी लोकेशन पर आ जाते हैं जहां पर कि दीनदयाल ने और गोपाली देवी ने आखिरी टाइम में ये कांड रचा था। वो बंदा जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरकर बाथरूम करने के लिए साइड में जाता है, तो वहां पर बाथरूम करते करते उसने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। इसकी बॉडी तो काफी हद तक काली पड़ चुकी है। तो ये सारी ही चीजें देखकर वो तुरंत भागकर वापस अपने बाकी लोगों के पास आता है और उन्हें बताने लगता है कि उसने वहां पर क्या देखा है, और उसके बाद उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया था। जो घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके अंधा घोट करके मौत के घाट उतारा गया। जो वारदात की शुरुआत होती है वो सांगानेर थाना क्षेत्र में जो सह आरोपी है दीनदयाल, उसकी दुकान है श्याम फैशन के नाम से, वहां पे हुई है, जहां इनकी बहस हुई, जहां इनकी मारपीट शुरू हुई। उसके बाद डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मुहाना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहां उसको डंप किया। जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहां जलाया। ये सारी ही चीजें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो वो लोग उस बॉडी के पास जा पहुंचते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये बॉडी काफी हद तक इस टाइम जल तो चुकी थी, लेकिन इसका फेस बिल्कुल साफ साफ पहचाना जा सकता था, जिसके चलते बाद में पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उसकी एक फोटो खींचकर न्यूज़पेपर में डाल दी जाती है। इसके घर वालों ने वो न्यूज़पेपर में फोटो तो नहीं देखी, लेकिन 2 दिन वेट कर लेने के बाद गोपाली देवी अपने आप को बचाने के लिए अपने भतीजे देवीलाल से ये बात कहती है कि उसका चाचा तो इस तरीके से पता नहीं कहां पर चला गया और अब वो वापस नहीं आ रहा है। तब जाकर देवीलाल ने धन्नालाल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, और जैसे ही ये सारी की सारी चीजें सामने आती है तो दीनदयाल को और गोपाली देवी को दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कुछ इस तरीके से बेवजह ही धन्नालाल ने अपनी जान गंवा दी, जिसकी की कोई गलती नहीं थी। वो तो हर रोज अपने काम पर जाया करता था, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की वो कोशिश करता ताकि इसकी फैमिली काफी अच्छे से अपना टाइम बिता पाए, उन्हें किसी भी तरीके से खर्चा करने में दिक्कत ना आए। ये सारी की सारी चीजें धन्नालाल सोचा करता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी तो किसी और के साथ दिल लगाकर बैठी थी, और अब धन्नालाल अपनी जान गंवा चुका है। उसकी पत्नी गोपाली देवी जेल जाने वाली है। तो आखिरकार अब जो वो 3 बच्चे पीछे रह गए थे उनकी क्या गलती थी? अब वो पूरे तरीके से बेसहारा हो चुके हैं और उनका तो पता नहीं अब क्या होगा। वैसे दोस्तों, मैं इस तरीके की कहानी सुनाकर आप लोगों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन सावधान जरूर करना चाहता हूँ कि
भले ही मुलजिम कितनी भी तरकीबें क्यों ना अपना ले, आखिरकार उन्हें पकड़ ही लिया जाता है। और अगर किसी के बीच किसी भी तरीके का रिलेशनशिप चल रहा है तो उसे अपने पति को बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहिए, या फिर उसे अपनी पत्नी को बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहिए, ताकि इस तरीके से एक व्यक्ति अपनी जान ना गंवाए और दूसरा अपनी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद ना करे जेल जाने के बाद। क्योंकि पीछे रह जाने वाले उनके बच्चे हो या फिर माता पिता हो, उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन वो भी बराबर की सजा भुगतते हैं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट विनय हर्षवर्धन को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।